नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ कोई भी छोटा-मोटा झगड़ा हो जाए, तो कभी भी डायरेक्टली लॉयर्स को कॉल मत करिए। हाँ, वो बात अलग है कि आपके साथ कोई एक्सट्रीम लेवल की क्रूएल्टी हो रही है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कोई फिज़िकल वायलेंस हो रही है या आपके वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने एडल्टरी करी है, तो सिचुएशन अलग होता है। अब दोस्तों, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी छोटे-मोटे झगड़े के बाद आपने लॉयर्स को कॉल कर दिया, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपकी शादी डिवोर्स के अंदर ही लैंड अप करेगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। अब ये चीज़ दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आफ्टर हैंडलिंग मैनी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन आपको ये बता रहा हूँ। इसके अंदर लॉयर्स का कसूर नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉयर्स का जो मॉड्यूल बना हुआ है, जो उनकी फंक्शनिंग है, वो ही इस तरीके की है कि जो बात है उसका पतंगड़ बन जाता है। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल। अब होता ये है दोस्तों कि जब हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होता है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और आई वुड से 90% ऑफ द केसेस, जो वाइफ होती है, जो लड़की होती है, वो अपने पेरेंट्स के घर जाके रहने लग जाती है, अपने मायके चली जाती है। अब जो हस्बैंड और वाइफ है, इनके बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। एक तो ईगो एकदम हाई होती है, गुस्सा एकदम पीक पे होता है, एंगर इश्यूज होते हैं। इसके बाद ये होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप जो आ जाता है, जो हस्बैंड होता है वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी अपनी फैमिली को बताता है, एंड वाइफ अपनी साइड ऑफ द स्टोरी अपनी फैमिली को बताती है। फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिलीज का भी झगड़ा हो जाता है आपस के अंदर। अब यहाँ पे जो बात छोटी सी आपस के अंदर एक ईगो को सेट असाइड रख के काम माइंड के साथ सॉल्व करी जा सकती थी, वो इतनी बढ़ चुकी है कि एक फैमिलीज का झगड़ा भी बन चुका है। अब जब फैमिली के पास जाएंगे दोस्तों, तो किसी ना किसी फैमिली मेंबर के नोन में कोई ना कोई लॉयर होगा, एंड वो कहेगा चलिए ठीक है, वो मेरे लॉयर साहब दोस्त हैं, एक बार उनके पास चल के सलाह ले लेते हैं कि क्या आगे हमारी लीगल रेमेडी अवेलेबल है एंड क्या क्या हमारे लीगल राइट्स हैं। अब जब आप लॉयर के पास जाएंगे, तो लेट्स आई एम अज्यूमिंग यू आर अ वाइफ। आपका लॉयर आपको बोलेगा कि सबसे पहले अपने हस्बैंड एंड अपने इन लॉज के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल करिए। हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा झगड़ा था, आप बिल्कुल भी कंप्लेंट फाइल ना करना चाहते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आके आपके साथ एक बार सॉरी बोल दे, या सॉरी भी ना बोले, एक बार आके ढंग से बात कर ले एंड मैटर को सॉल्व कर ले। आपने लॉयर के कहने पे ना चाहते हुए भी कंप्लेंट के लिए आप रेडी हो गए। अब लॉयर पहली बारी पहला ड्राफ्ट बनाएगा कंप्लेंट के ऊपर। उस कंप्लेंट में ऐसे ऐसे एलिगेशन होंगे हस्बैंड के ऊपर, मदर इन लॉ के ऊपर, फादर इन लॉज के ऊपर, सिस्टर इन लॉज के ऊपर, कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ भी ना हो। आप खुद भी पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि वकील साहब आप क्या क्या लिख रहे हो। लॉयर आपको बोलेगा कि मैम हमें ये सब लिखना जरूरी है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कल को आपके हस्बैंड एंड उसके पेरेंट्स इजीली बेल मिल जाएंगे, उनको इजीली बेल मिल जाएगी, एंड आपका केस वीक हो जाएगा, एंड आगे चल के आपको मेंटेनेंस मिलने में भी, रेजिडेंस राइट मिलने में भी, एलिमनी मिलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आपका हस्बैंड आपको ज्वेलरी भी वापस ना करे। तो ये सब इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पे सोचिए कि आप यहाँ पे कंप्लेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। लॉयर के कहने पे या फैमिली प्रेशर में आके, कि आपकी फैमिली कह रही है कि एक बार इनको सबक सिखाते हैं, इनको अच्छे से सबक सिखाएंगे कि इन्होंने इतना गलत किया है, सुधर जाएंगे, आगे से ढंग से रहेंगे। आपने वो कंप्लेंट फाइल कर दी, एंड मैटर अब चला गया सीएडब्ल्यू सेल के अंदर। अब सीएडब्ल्यू सेल के अंदर दोनों पार्टी को कॉल किया जाएगा, आपका हस्बैंड भी आएगा, आप भी जाएंगे। अब सीएडब्ल्यू सेल के अंदर हो सकता है कि हस्बैंड आ रहा हो, इस मेंटेलिटी के साथ आ रहा हो कि ठीक है हम वहां जाएंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा, दोनों अपने अपने घर राजी खुशी चले जाएंगे। अब वहां पुलिस आ जाएगी, पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। वो आपके हस्बैंड को इस तरीके से डराएंगे कि वो सोचेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। आपके हस्बैंड को सीडब्ल्यू सेल के अंदर एंड उसके पेरेंट्स को किसी एक हार्डकोर क्रिमिनल से कम ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस को अपनी फंक्शनिंग भी करनी है, उन्होंने अपने आप को भी देखना है। अब यहाँ पे जब आपका हस्बैंड आपके द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट को एक बार पढ़ेगा, तो वो हैरान रह जाएगा कि ऐसा तो मैंने इसके साथ कभी किया ही नहीं, जो जो एलिगेशन इसने मेरे ऊपर लगा दी हैं। वो इस कंप्लेंट को ले जाके अपने लॉयर के साथ डिस्कस करेगा, एंड लॉयर उसको अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा कि ठीक है, इस मैटर को सीडब्ल्यू सेल के अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करो, इसको फाइल करने दो एफआईआर। अब यहाँ पे सीडब्ल्यू सेल के अंदर दो ऑप्शन होंगे, या तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी या एफआईआर फाइल होगी। लेट्स एज्यूम सीडब्ल्यू सेल के अंदर आपकी सेटलमेंट हो गई, क्योंकि हस्बैंड भी चाहता है कि इस मैटर को ले दे के सॉल्व किया जाए, एंड उसको लग रहा है कि जो मेरी वाइफ डिमांड कर रही है इट्स वेरी इजी फॉर मी, कोई ज्यादा एक्सॉर्बिडेंट डिमांड नहीं है मेरी वाइफ की। सेटलमेंट हो गई, तो यहाँ तो आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। या फिर अगर डिमांड नहीं, आपकी सेटलमेंट नहीं हुई, तो आपके जो लॉयर है वो आपको कहेंगे आप इस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एफआईआर फाइल होगी, आपका हस्बैंड बेल ले लेगा, वो डिवोर्स फाइल करेगा, वो अपने घर से अलग हो जाएगा, वो अपने लॉयर के पास जाएगा, उसका लॉयर कहेगा कि आप एकदम से अलग रहना स्टार्ट कर दीजिए,
क्योंकि कल को रेंटेड अकोमोडेशन पे आ जाइए, क्योंकि कल को आपकी वाइफ रेजिडेंस ऑर्डर ना ले आए, इस वजह से वो आपको नोटिस सर्व करेगा कि आई एम लिविंग सेपरेटली फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे घर वालों ने मेरे को निकाल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस सिनेरियो के अंदर आप एक चीज समझिए कि जो छोटा सा वाद विवाद था वो इतना बढ़ जाएगा कि जो बात शायद बैठ के आपस में कॉफी की टेबल पे सॉल्व हो सकती थी एंड उसके बाद एक लाइफ ढंग से कैरी फॉरवर्ड हो सकती थी, आज वो इतनी बढ़ चुकी है कि डिवोर्स की नौबत आ चुकी है। अब इसके अंदर लॉयर्स का कोई कसूर नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉयर्स अपनी जगह ठीक है, फंक्शनिंग ही इस तरीके से बनी हुई है। क्योंकि अगर लॉयर्स कंप्लेंट वीक कर दें तो आगे चल के आपके हस्बैंड को इजीली बेल मिल जाएगी, वो इजीली निकल जाएगा एंड आपका केस बहुत वीक पड़ जाएगा। अब कई बार मैंने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि जो सेटलमेंट हो रही होती है, जो लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं कि इनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, अभी ये आपको कुछ पे नहीं कर रहे, एक बार ये कंप्लेंट फाइल होगी ये सुधर जाएंगे एंड आपको एक अच्छा खासा एलिमनी का अमाउंट देंगे। यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं कि या तो हस्बैंड डर जाता है एंड एक लीगल एक्सटॉर्शन हो जाती है उसके साथ एंड वो पे कर देता है डर के, क्योंकि वो सोचता है कि ठीक है इस मुसीबत से निकला जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हस्बैंड क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि ठीक है जाओ अब आप कोर्ट से ही पैसा ले लो, आपको जो करना है आप कर लो, आपको एफआईआर करनी है आप कर लो। तो जो सेटलमेंट हो रही होती है वो भी कंप्लेंट्स की वजह से खराब हो जाती है एंड आपको ही फिर मेंटेनेंस फाइल करनी पड़ती है, रेजिडेंस ऑर्डर्स लाने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एफआईआर करानी पड़ती है, आपका हस्बैंड भी आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई एफआईआर कराता है। इस तरीके से जो मैटर होता है वो 4 5 6 साल प्रोसीड हो जाता है। मेंटेनेंस मिलना भी दोस्तों इंडिया के अंदर आसान नहीं होता। मैंने काफी सारी वाइफ्स को देखा है कि मेंटेनेंस के लिए वो धक्के खा रही होती है, कोर्ट ऑर्डर्स होने के बाद भी हस्बैंड मेंटेनेंस पे नहीं करते, उसके बाद वो लॉयर्स को पैसा दे रही होती हैं, एग्जीक्यूशन में जा रही होती हैं, उसके बाद भी हस्बैंड आता है आपको लेट से 20,000 मेंटेनेंस में लिए, कभी आके वो 5,000 पकड़ा देगा, कभी आके 2,000 पकड़ा देगा एंड आप मेंटेनेंस के लिए धक्के खा रही होंगी। जो मैटर शांति से पहली स्टेज पे सॉल्व हो सकता था, या तो वो शादी भी अच्छे से चल सकती थी या इजीली सेपरेशन हो सकता था, वो लॉयर्स को इन्वॉल्व होने से बात का बतंगड़ इतना बन चुका है कि अब यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन, you have to spend precious years of your life into the courtroom battles and at the end of 4 5 years आप वहीं पे खड़े होंगे जहां पहले दिन पे खड़े होंगे। इसलिए मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं उनको यही सजेशन देता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी अच्छे से चल सकती है तो उसको चला लीजिए एंड अगर आपको लगता है कि अभी म्यूचुअली सेपरेशन हो सकती है तो तब कर लीजिए। लॉयर्स के पास आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में आइए जब आपके पास कोई सोल्यूशन ना बचे एंड एक बार आप लॉयर्स के पास आए तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आए कि अब आपकी शादी 99% ऑफ द केसेस डिवोर्स में ही कन्वर्ट होगी। थैंक यू।